जानवी और देवांश एक दूसरे का हाथ थामे मल्होत्रास वर्ल्ड के अंदर आ गए। देवांश जैसे ही अंदर आया, सामने नवीन मल्होत्रा खुद उनका इंतजार कर रहा था। देवांश को देखते ही वो सीधा देवांश के गले आ लगा। उसके यूं गले लगने से चौंक कर जानवी एक कदम पीछे हो गई। वो तो लड़खड़ा ही जाती अगर देवांश ने उसका हाथ कसकर ना थाम रखा होता। देवांश से गले मिलने के बाद नवीन जानवी को हेलो बोला। वो तो गले ही लगने वाला था अगर एकदम से देवांश जानवी के आगे आकर खड़ा ना हो जाता तो। देवांश ने जानवी को नवीन से इंट्रोड्यूस करवाया। देवांश और नवीन दोनों अच्छे फ्रेंड्स थे। नवीन के सारे इवेंट्स देवांश के होटल्स एंड रिजॉर्ट्स में ही होते थे। यूं ही दोनों की जान पहचान हुई थी और दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। देवांश ने जानवी के कंधे पर अपना हाथ रखा एंड नवीन को देखते हुए बोला, मीट जानवी, माय वाइफ। जानवी ने मुस्कुराते हुए उसे हाय कहा। तुम जानते हो, तुम दोनों को एक साथ देखकर ही ऐसा लगता है जैसे तुम एक दूसरे के लिए ही बने हो। ए परफेक्ट कपल मेड इन हेवन। एक कमरा अंधेरे से घिरा हुआ था लेकिन उसमें लाल रंग की मध्यम रोशनी थी। उस कमरे में हर जगह कांच ही कांच बिखरा हुआ था। एक शख्स सोफे पर लेटा हुआ था। उसके हाथ में जलती हुई सिगरेट थी। उसने कश भरकर धुआं ऊपर की तरफ छोड़ा और बोला, अगर तुम सोच रही हो कि मेरे होते हुए तुम किसी और से शादी करके किसी और की हो जाओगी तो ये मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। तुम सिर्फ मेरी हो। हर पल तुम्हें चाहा है मैंने। तुम्हें पाने के ख्वाब देखे हैं और मेरे ख्वाबों को चकनाचूर करके तुम किसी और के साथ जियो, ये तो पॉसिबल ही नहीं। कहते हुए वो अपनी जगह पर उठकर बैठ गया। उसकी आंखें एकदम लाल थी। वो अपने दांत पीसते हुए बेहद भयानक आवाज में बोला, अगर तुम मेरी नहीं तो और किसी की भी नहीं हो सकती। कैसे तुम उस देवांश के सीने लगी हुई थी। तुम्हें यूं देखकर मेरे सीने में कितनी आग लगी है ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ, और अगर मैं आग में जल रहा हूँ तो उस आग में जलोगी तो तुम भी। तुम्हारी आंखों में उसके लिए जो प्यार था वो मेरे लिए होना चाहिए। तुम्हारे जिस्म पर, प्यार पर, तुम्हारे रोम रोम पर सिर्फ मेरा हक है तुम्हें छूने का। और फिर वो इंसान अपनी गर्दन झटक कर आंखों में बेहद हवस लिए खड़ा हुआ और सामने दीवार पर लगी बड़ी सी जानवी की तस्वीर के पास जाकर उस पर अपने होंठ गंदे तरीके से फेरते हुए बोला, तुम्हारे साथ खेलने का, तुम्हारे हर अंग पर अपने निशान छोड़ने का, तुम्हें चखने का। फिर एकदम से गुस्से में कांपते हुए, तुम्हें बुरी तरह नोचने का हक सिर्फ मेरा है। मैं तुम्हें किसी का नहीं होने दूंगा, किसी का भी नहीं। कहते हुए वो अपना हाथ उस तस्वीर पर गंदी तरह फिराने लगा। अचानक से उसने एक वास उठाकर उस तस्वीर पर दे मारा। तस्वीर के फ्रेम का पूरा कांच नीचे जमीन पर गिर गया। फिर वो पागलों की तरह जमीन पर बैठकर खुद अपने हाथों से वो कांच उठाने लगा। उसके हाथ लहूलुहान हो गए थे लेकिन फिर भी वो उन टुकड़ों को समेटता रहा। जानवी के सामने ड्रेसेज का ढेर लगा हुआ था। कुछ क्लोजेट पर टांगे हुए थे तो कुछ डमी पर, कुछ यूं ही सामने रखे थे। उस बड़े से हाल में पूरी तरफ एक से बढ़कर एक ड्रेस रखी थी जो बेहद रेयर डिज़ाइन की थी एंड बहुत ज़्यादा महंगी भी थी। उस हाल में जानवी और देवांश दोनों अकेले ही थे। मुझे सिर्फ शादी के लिए एक ड्रेस चाहिए थी इनकी। अपनी पूरी अलमारी मुझे इन हेवी ड्रेसेज से नहीं भरनी है, जानवी ने देवांश के कान में फुसफुसाते हुए कहा। पर बच्चे अब आए हैं तो कम से कम कुछ तो सिलेक्ट करो, देवांश ने उससे रिक्वेस्ट करते हुए कहा। नो वे, मुझे नहीं पहनने इतने भारी भरकम कपड़े। इन्हें पहनकर ना मैं खुद संभल पाऊंगी और ना ही इन्हें संभाल पाऊंगी, जानवी ने होंठों को गोल कर हवा छोड़ते हुए कहा। देवांश ने एकदम से जानवी को खुद के करीब कर लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बेहद प्यार से बोला, तुम सिर्फ इन्हें संभालना, तुम्हें संभालने के लिए तो मैं हूँ ही। आप तो मुझे सारी जिंदगी संभालेंगे लेकिन सारी जिंदगी मैं ये कपड़े तो नहीं पहन सकती ना, जानवी खींचते हुए बोली। अपने चारों तरफ भारी भारी कपड़ों को देखकर खींच गई थी वो। पूरी जिंदगी नहीं लेकिन शादी के हर फंक्शन के लिए तो सिलेक्ट कर ही सकती हो। प्लीज बच्चे, इतनी सी बात मान लो ना, देवांश एकदम एक मासूम से बच्चे की तरह रिक्वेस्ट करते हुए बोला। ओके ठीक है, उस मासूमियत पर लट्टू होती जानवी ने कहा, और दोनों अपनी शादी के हर फंक्शन के लिए ड्रेसेज सिलेक्ट करने लगे। देवांश ने कुछ ही पलों में जानवी के लिए 4-5 ड्रेसेज सिलेक्ट कर ली।
पर एक भी ड्रेस उसे ट्राई नहीं करने दी। उसके बाद दोनों ने देवांश के लिए कपड़े सिलेक्ट किए, जो कि सारे जाह्नवी के पसंद के थे। सब सिलेक्ट करने के बाद उन्होंने बेल रिंग की तो एक लड़की ने आकर वो सब कपड़े रेडी होने के लिए भेज दिए। उस लड़की के जाने के बाद जाह्नवी देवांश के करीब हुई और बोली, आपने मुझे एक भी ड्रेस पहनकर ट्राई नहीं करने दी। अगर कोई प्रॉब्लम हुई फिटिंग वगैरह में तो? जाह्नवी ने होंठों को गोल करते हुए पूछा। देवांश ने उसे खींचकर अपने थोड़ा और करीब कर लिया और बोला, इंसान हूं तो गलतियां तो मुझसे भी हो सकती है, लेकिन तुम्हारे मामले में गलतियों की कोई गुंजाइश ही नहीं। उसने जिस तरह से ये बात कही, जाह्नवी साफ महसूस कर सकती थी उसे लेकर देवांश कितना सीरियस है, कितना केयरिंग है। वो धीमे से मुस्कराए और देवांश के सीने लगकर बोली, शुक्रिया। किस बात का? देवांश ने पीछे से उसके सिर पर हाथ रखते हुए पूछा। बस ऐसे ही, जाह्नवी ने उससे अलग होकर मुस्कुराते हुए कहा। मेरा पागल बच्चा। कहते हुए देवांश ने उसका माथा चूमा और फिर उसका हाथ थामकर उसे लेकर बाहर आ गया। बाहर आकर दोनों गाड़ी में बैठे और घर के लिए निकल गए। रास्ते में एक पिज्जा शॉप दिखी तो जाह्नवी पिज्जा के लिए जिद करने लगी। मुझे पिज्जा खाना है। वो गाड़ी की फ्रंट सीट पर आलथी पालथी मारकर बैठी किसी बच्चे की तरह जिद करते हुए बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी नॉर्मल खाना शुरू किया है। ऐसे ऊटपटांग चीजों की जिद की तो दोबारा डाइट में दलिया खिचड़ी शुरू कर दूंगा। देवांश ने उसे लगभग धमकाते हुए कहा। उसकी बात सुनकर जाह्नवी का मुंह छोटा सा हो गया। वो पैर सीधे करके बैठ गई और बाहर की तरफ देखने लगी। देवांश ने गाड़ी मोड़कर यू टर्न ले लिया, पर फिर भी जाह्नवी ने उसकी तरफ नहीं देखा। लेकिन देवांश की नज़र मिरर पर गई। पीछे उसने कुछ देखा, उसका माथा ठनका और फिर अगले ही पल वो उसे इग्नोर कर गाड़ी से उतरकर जाह्नवी की साइड गया। जाह्नवी ने मुंह फेर लिया। आ जाओ ना बच्चे, उसने बेहद प्यार से कहा। हर वक्त मुझे डांटते रहते हैं आप, अब मैं बात ही नहीं करूंगी आपसे, जाह्नवी ने मुंह फेरते हुए कहा। देवांश ने उसका हाथ अपने हाथों में लिया और उसे चूमते हुए बोला, बच्चों की तरह प्यार कर सकता हूं तो डांट नहीं सकता क्या? उसके यूं प्यार जताने पर जाह्नवी हर बार कायल हो जाती थी। वो धीरे से मुस्कुराई और उसका हाथ थामकर बाहर आ गई। लेकिन दूर खड़े एक शख्स की आंखें जलने लगी उन्हें यूं देखकर। उसकी आंखों के आगे देवांश के जाह्नवी के हाथ को चूमना आने लगा। उसने अपनी गर्दन झटकाई और गहरी गहरी सांसें लेने लगा। उसकी आंखों से साफ पता लग रहा था कि उसने इस वक्त कोई खतरनाक नशा किया हुआ है। जाह्नवी और देवांश जैसे ही दोनों पिज्जा खाकर बाहर निकलने लगे, एक आदमी जिसने पूरे ब्लैक कपड़े पहने हुए थे और ब्लैक कलर की हुडी और कैप पहनी हुई थी, एकदम से जाह्नवी से टकराने वाला था। लेकिन देवांश ने जाह्नवी को खींचकर दूसरी तरफ कर दिया, जिससे वो इंसान देवांश से टकरा गया। टकराते ही उसके हाथ में पकड़ी हॉट ब्लैक काफी सारी देवांश के हाथ पर गिर गई। जितने में देवांश उस इंसान को कुछ कहता, वो सॉरी बोलकर जल्दी से भाग गया। देवांश का हाथ थोड़ा झुलस गया था, उस पर छाले पड़ने लगे थे, लेकिन देवांश को उसकी परवाह नहीं थी। उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। अगर तुम्हारे करीब कोई आया तो ना तुम बचोगी और ना ही वो इंसान। उस ब्लैक हड्डी वाले इंसान ने गर्दन झटकाकर कांपते हुए कहा और अपनी एक उंगली को अपनी नाक के नीचे बार बार फिराने लगा। देवांश के हाथ पर गरम कॉफी गिरने के वजह से उसका पूरा हाथ लाल हो गया था। जाह्नवी ने उसका हाथ पकड़ा और उस पर फूंक मारने लगी। जाह्नवी उसका हाथ ऐसे देखकर एकदम घबरा गई थी। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। वो जल्दी ही वहां एक साइड में लगे वाटर कूलर के पास देवांश को ले गई और उसका हाथ ठंडे पानी के नीचे कर दिया, टेक उसे कुछ राहत मिले। लेकिन देवांश को ना ही किसी दर्द का एहसास हो रहा था और ना ही अब उसे कुछ राहत महसूस हो रही थी। उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। उसका माथा ठनक गया था। उसकी गाड़ी के पीछे जो गाड़ी थी उसमें बैठा शख्स और जो शख्स उससे अब टकराया उसे बहुत जाना पहचाना लग रहा था। उस इंसान के पास गुजरने मात्र से ही देवांश ने उसे पहचान लिया था। अब बस उसे अपना शक दूर करना था। लेकिन जाह्नवी का रो रो कर बुरा हाल था। देवांश के हाथ में पड़े छाले देवांश से कहीं ज्यादा उसे दर्द दे रहे थे।
इतने में ही उस पिज्ज़ा कैफ़े के स्टाफ ने उसे दवाई लाकर दी तो जानवी देवांश के हाथ पर वो दवाई लगाने लगी। मेरे बच्चे, कुछ भी नहीं हुआ मुझे। क्यों रो रही हो? तुम जानती हो ना, तुम्हारा रोना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। देवांश ने जानवी को उसके लिए तड़पते हुए देखा तो उससे कहा, कितना जल गया है आपका हाथ, और आप रहे हैं कुछ भी नहीं हुआ। आपको बेशक फर्क ना पड़ता हो, लेकिन मुझे दर्द महसूस हो रहा है। उसने रोते हुए उसके हाथ को देखते हुए कहा, मुझे इस जलन से ज्यादा तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर दर्द हो रहा है। और अगर तुम मेरे दर्द को बढ़ाना नहीं चाहती तो अब तुम्हारी आंखों में एक भी आंसू नहीं आना चाहिए। देवांश ने जानवी के आंसुओं को पोंछकर उसके गाल पर अपना हाथ टिकाते हुए कहा। जानवी का रोना बंद हो गया था। देवांश उसके साथ बाहर आया और घर के लिए निकल गया। पूरे रास्ते जानवी अपनी सीट पर बैठी ही एक साइड से देवांश के सीने से लगी रही। आंखें भारी होने के कारण उसे जल्द ही नींद आने लगी। घर पहुंचते पहुंचते वो सो चुकी थी। देवांश ने उसे अपनी गोद में उठाया और घर के अंदर ले गया। घर में सब उसे यूं देखकर एक पल को डर गए, लेकिन देवांश ने उन्हें इशारे से समझाया तो सब शांत हो गए। देवांश उसे उसके कमरे तक ले गया। उसे बेड पर सुलाकर उसने उसका माथा हल्के से चूमा और रूम से बाहर आने को हुआ, पर फिर अगले ही पल कुछ सोचकर अपने शूज उतारकर उसके साथ ही लेट गया। थोड़ा सा अपनी तरफ खींचकर उसे अपनी बाहों में समेट लिया और आंखें बंद कर ली। पूरी रात आंखें बंद कर वो यूं ही लेटा रहा। एक पल के लिए भी उसे नींद नहीं आई। दिमाग में बहुत सी उधेड़बुन चल रही थी। इंतजार था उसे सुबह होने का। सुबह जानवी की आंख पहले खुली। आंखें खुलते ही सामने देवांश का चेहरा देखकर वो एकदम से चौंक गई। अगले ही पल उसे कल जो भी हुआ सब याद आ गया। उसने एक झटके से उठकर देवांश का हाथ देखा। घाव पहले से काफी ठीक था। उसकी आंखें नम हो गई। जब कोई किसी से बेहद मोहब्बत करे तो उसे लगी एक खरोंच भी उस इंसान को तड़पा जाती है। जानवी ने उसके हाथ पर अपने कांपते होंठ रख दिए। वो देवांश के चेहरे को देखने लगी। कुछ पल उसे देखने के बाद वो दोबारा से उसके सीने पर सिर रख कर लेट गई और आंखें बंद कर ली। कैसे जो इंसान फोन पर भी उसके उठने की आहट पहचान जाता है, वो पास होकर भी क्यों नहीं जाना पाया। उसे देवांश को देखकर मन में बेचैनी सी हो रही थी कि कहीं कुछ तो बात है जो शायद देवांश को परेशान कर रही है। उसने आंखें बंद की तो देवांश ने अपनी आंखें खोली और उसे देखने लगा। पूरी रात सोया नहीं था वो। मन किसी बात पर अटका था तो बस उसी के बारे में सोचता रहा। सारी रात जानवी को सोते हुए निहारते रहा। जब जानवी ने थोड़ी हलचल की तो उसने झट से आंखें बंद कर ली। अब जब उसने दोबारा आंखें बंद की तो देवांश ने आंखें खोलकर उसे देखा। जानवी को महसूस हुआ तो उसने भी आंखें खोल ली। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। जहां जानवी की आंखें पूरी रात सुकून से सोने के बाद भी अलसाई सी थी, देवांश की आंखें ना सो पाने के कारण भरी और लाल थी, जो वो जानवी से छुपाने की कोशिश कर रहा था। पर अगर देवांश जानवी को उसकी सांसों की आवाज से ही महसूस कर सकता था तो जानवी भी उसे उससे बेहतर जानती थी। बिना उसके कुछ कहे या बताए उसके दिल की बेचैनी को समझ सकती थी। वो एकटक उसे देख रही थी। देवांश सरक कर बिल्कुल उसके करीब हो गया। जानवी उसे देखते हुए बोली, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मेरी रानी साहिबा। देवांश ने बेहद प्यार से उसे जवाब दिया और हल्के से उसके गाल को चूम लिया। जानवी की उंगलियां देवांश के पेट पर चल रही थी। देवांश ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, गुदगुदी हो रही है, मत करो ना बच्चे। क्या करूं? मेरे हाथ मेरे कहने से रुकते ही नहीं, अपनी ही मनमानी करते हैं। बड़े बेईमान हो गए हैं आजकल। जानवी अपना हाथ उससे छुड़वाकर शैतानी मुस्कुराहट मुस्काते हुए बोली। देवांश एक झटके में पलटकर जानवी के ऊपर आ गया और बोला, अब अपने हाथों को करने दो अपनी मनमानी। अब मेरा ईमान भी डोल गया, जिसे संभालना अब मेरे बस में नहीं। कहते हुए वो जानवी के ऊपर झुकने लगा। मत करिए ना प्लीज, नीचे सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे, हमें चलना चाहिए। कहते हुए उसने हल्का सा चेहरा फेर लिया। देवांश ने अपने हाथों से उसका चेहरा अपनी तरफ किया और उसकी आंखों में देखते हुए बेहद मदहोशी भरी और दिलकश आवाज में बोला, अब फेरना इस चेहरे को।
उसके यूं करीब होने और इतनी मदहोशी भरी आवाज सुनकर ही जानवी के रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपनी निगाहें झुका ली, पर चेहरा देवांश के सामने ही रखा। उसने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, इस शादी के क्या मायने हैं तुम्हारे लिए? जानवी अचानक उसके ऐसे सवाल से चौंक गई। उसने खुद को काबू किया और बोली, अधूरी हूँ इसके बिना। जो कस्में और वादे मजबूरी में सुने थे, अब उन्हें दिल में आपकी अथाह मोहब्बत लेकर आपके हाथों में हाथ डाल सुनना और ताउम्र निभाना चाहती हूँ। देवांश ने मुस्कुराकर उसे देखा और बोला, अगर एक कदम भी और आगे बढ़ा देता तो शायद फिर खुद को रोक नहीं पाता। तुमसे दूरी ना ही इस दिल को बर्दाश्त है, ना ही इस जिस्म को। लेकिन ये शादी अगर हम दोनों के लिए बहुत मायने रखती है, तो मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता जिसके लिए तुम्हें बाद में गिल्टी फील हो। हमारे हर पल को बेहद खास और अजीज बनाना चाहता हूँ। उसके लिए खुद को थोड़ा तड़पाना भी मंजूर है। तुम्हारे लिए तड़पने में भी अलग ही मजा है। कहते हुए वो उसके माथे को चूमकर उससे अलग हुआ। जानवी मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। उसे नाज था अपनी मोहब्बत पर, जो उसे और उसकी ख्वाहिशों को इतनी तवज्जो देता था, उसकी हर बात को इतना मान देता था। जानवी एकदम से उठी और देवांश के ऊपर चढ़कर बैठ गई। देवांश उसकी इस हरकत से हैरान रह गया। वो कुछ कहता या करता उससे पहले ही जानवी ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और उसके गालों पर, माथे पर, नाक पर, होंठों पर हर जगह चूमने लगी। वो लगातार उसे चूमती ही रही और फिर उसके सीने से लग गई और एक गहरी सांस छोड़ते हुए बोली, शुक्रिया। देवांश ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोला, किस लिए? बस यूं ही, जानवी ने जवाब दिया और सुकून से उसके ऊपर ही लेट गई। देवांश ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। थोड़ी देर बाद दोनों नहाकर नीचे हाल में आए। सब ब्रेकफास्ट के लिए उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। हंसते मुस्कुराते हुए सबने थोड़ा समय एक साथ बिताया और शादी की तैयारियों के बारे में बातें करते रहे। तभी एक नौकर 2 सूटकेस लेकर अंदर आया। इतना सामान देखकर सब हैरानी से दरवाजे की तरफ देखने लगे। आदि ने भी रंजना जी से सवाल किया, कोई आने वाला है क्या? देवांश और दृष्ट, आदि के माँ बाप और अंजलि सभी लोग हाल में बैठे हंसते मुस्कुराते आपस में बातें कर रहे थे और शादी की तैयारियों के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अब शादी को थोड़े ही दिन रह गए थे, इसलिए कोई भी इस शादी में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता था। सब कुछ दुष्टि और नैना की पसंद के हिसाब से हो रहा था। अभी सब लोग हाल में ही बैठे थे कि एक नौकर 2 बड़े बड़े सूटकेस लेकर अंदर आया। सबने इतने बड़े बड़े सूटकेस देखे तो सबका ध्यान दरवाजे की तरफ चला गया, लेकिन दरवाजे से तो कोई अंदर ही नहीं आया। सब लोग हैरानी से उस नौकर की तरफ देखने लगे, लेकिन वो नौकर देवांश की तरफ देख रहा था। वो नौकर देवांश की तरफ देखते हुए बोला, देवांश बाबा, बाहर आपका ड्राइवर आपका सारा सामान लेकर आया था और उन्होंने ये सारा अंदर रखवाने के लिए बोला है। हाँ, ये सारा सामान ऊपर वाले गेस्ट रूम में ले जाओ। देवांश अपनी जगह से खड़े होते हुए बोला। अब सब हैरानी से देवांश को देखने लगे। सबकी नजरें अपने ऊपर पाकर देवांश ने सब को बताया कि अब वो भी दुष्टि के साथ इसी घर में रहने वाला है। सब उसकी बात से चौंक गए। जानवी की आंखें तो फटी की फटी रह गई। उसे थोड़ी शर्म भी आ रही थी देवांश के इस तरह यहाँ पर रहने की बात करने से। नौकर उसकी बात सुनकर सामान ऊपर वाले गेस्ट रूम में ले गया तो आदि देवांश की तरफ देखकर गुनगुनाने लगा, अरे हमसे तो ना होगा भैया, जो बीवी जाएगी मायके हम साथ ही चलेंगे, हम घर जमाई बनेंगे। देवांश ने उसे घूर कर देखा। रंजना जी भी आदि को देखने लगी और बोली, क्यों छेड़ रहा है बेचारे को? पहले ही बीवी से दूरी के गम से सताया हुआ है, अब तेरी बातें जले पर नमक का काम करेगी। आदि देवांश को देखकर मुस्कुराने लगा जैसे उसे चिढ़ा रहा हो। रंजना जी उसका मुस्कुराना देखकर थोड़ी ड्रामेटिक होते हुई आगे बोली, मेरे तो दोनों बेटे ही बीवियों के पीछे नालायक हो गए हैं। एक है कि सारा दिन फोन को ही चिपका रहता है और दूसरा बीवी को ही चिपकने को रहता है। उसकी बात सुनकर दृष्टि और देवांश दोनों झेप गए और आदि का छोटा सा मुंह बन गया। राजेंद्र जी और अंजलि वहां बैठे हंस रहे थे।
जानवी वहां से उठी और हड़बड़ाते हुए बोली, मैं अभी अभी आती हूँ, वो मुझे दवाई लेनी है। एक्सक्यूज मी। हाँ हाँ, कोई बात नहीं बेटा, जाओ जाओ, देवांश को भी साथ ले जाओ, वो तुम्हें तुम्हारी दवाइयाँ देने में मदद कर देगा। रंजना जी ने उसे और छेड़ते हुए कहा। उनकी बात हाँ, एक्चुअली वैसे उसे मेरी जरूरत होगी, कहते हुए देवांश भी वहां से बिना किसी की तरफ देखे सीढ़ियों से होते हुए ऊपर आ गया। जैसे ही ऊपर आकर रूम का दरवाजा बंद करने को हुई, देवांश भी उसके पीछे पीछे आता हुआ बिल्कुल दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया। उसने दरवाजे पर अपना हाथ अड़ा दिया तो जानवी ने दरवाजा वैसे ही छोड़ा और अंदर बढ़ गई। दुरिष्टि आईने के सामने खड़ी थी। देवांश ने पीछे से जाकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। दोनों आईने में एक दूसरे को देखने लगे। धृति का चेहरा पूरी तरह से लाल था। देवांश आंखों में प्यार का समुंदर लिए उसे ही देख रहा था। जानवी ने शर्माकर अपनी पलकें झुका ली और बोली, आप सच में मेरे साथ ही यहीं पर रहने वाले हैं? हाँ, कहा तो था तुमसे कि अब तुमसे दूरी बर्दाश्त नहीं होती। देवांश ने उसे बाहों में भरे हुए ही कहा, तो अब तुम्हारे पास आया भी तो मैं ही हूँ। देवांश भी अपनी तरफ से सफाई देते हुए बोला, कभी कभी तुम बिल्कुल कश्मीरी सेब की तरह लगती हो, मन करता है कि तुम्हें पूरे का पूरा खा जाऊं। देवांश ने जानवी को अपनी तरफ मोड़ा और उसके चेहरे को निहारते हुए बोला। जानवी मुस्कुराने लगी। देवांश ने उसका चेहरा अपने हाथों में थामा और बोला, एक कोशिश करी थी कि तुम्हें यहाँ भेजकर कुछ दिन अकेले रहने की, पर अब इस दिल को तुम्हारे बिना कहीं सुकून ही नहीं। आदत हो गई है तुम्हारी। तुम्हें देखे बिना ना दिन शुरू होता है और ना ही तुम्हें देखे बिना खत्म। सोऊं तो नींद नहीं आत, और दिन में भी ध्यान तुम्ही में रहता है। तुम तो आ गई यहाँ, लेकिन मेरा सुकून मेरा चैन सब अपने साथ ले आए, और अब मैं तुम्हें और मेरे सुकून दोनों को यहाँ से लेकर ही लौटूंगा। आदतें तो बहुत बुरी है जनाब मुझ में, लेकिन तेरे पहलू में रहने की आदत सबसे ज्यादा मचलती है। आपका हक बनता है मुझ पर, बस मेरा हाथ थाम लीजिए और ले जाइए मुझे भी अपने साथ अपनी दुनिया में। जानवी ने उसके हाथों पर अपने हाथ रखते हुए कहा, मेरी तो दुनिया ही तुम हो और बस तुम में ही बसना चाहता हूँ मैं। कहते हुए देवांश ने उसके माथे को चूमा और फिर एक पल रुककर बोला, फिलहाल हमें कहीं और जाना है, इसलिए जल्दी से रेडी होकर नीचे आ जाओ। मैं नीचे ही तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। जानवी ने हाँ में सिर हिला दिया और रेडी होने के लिए वॉशरूम में चली गई। मेरी आदत जरूरत तो तुम हो ही, लेकिन इस वक्त मेरा सबसे बड़ा डर भी तुम ही हो। जो कुछ मैं देख पा रहा हूँ उस हिसाब से तुम्हें अब एक पल के लिए भी मैं अकेला नहीं छोड़ सकता। तुम्हें यहाँ से ले जाकर औरों को हट नहीं करना चाहता, इसीलिए खुद यहाँ आ गया ताकि तुम्हारे करीब भी रह सकूं और तुम तक आने वाली हर बुरी नजरों से तुम्हें बचा भी सकूं। देवांश ने मन ही मन कहा और वॉशरूम का दरवाजा बंद देखकर रूम से बाहर निकल गया। देवांश नीचे आया तो आदि वहीं पर बैठा था। वो उठकर देवांश के करीब आया और बोला, तूने घर की सिक्योरिटी और बढ़ा दी और खुद भी यहाँ रहने आ गया। ये सब नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं है। आखिर तू मुझे कुछ बताता क्यों नहीं? क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? ऐसा कौन सा इंसान है अब जिससे तुझे इतना खतरा महसूस हो रहा है? तू चिंता मत कर, वो जो भी है देवांश मल्होत्रा से बच नहीं सकता। मेरे होते हुए मेरे परिवार को कोई बुरी नज़र छू भी नहीं सकती। तू बस अपनी शादी की तैयारियां कर, नैना के साथ मिलकर अच्छे से उसे शॉपिंग करवा, बाकी सब मुझ पर छोड़ द। अभी देवांश आदि से कह ही रहा था कि जानवी आकर उनके पीछे खड़ी हो गई और बोली, क्या छोड़ने की बातें हो रही है अब दोनों में? कुछ नहीं, मैं ही कह रहा था इससे कि अगर इसने मेरी बहन को छोड़ने का सोचा भी तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आदि जानवी के पास आकर उसे पीछे से गले लगाते हुए देवांश की तरफ देखकर बोला, जिसकी वजह से मुझे इतना प्यारा भाई मिला, इतनी प्यारी फैमिली मिली, इस दुनिया की वो हर खुशी मिली जो एक पत्नी अपने पति से चाहती है, उसने ही मुझे छोड़ने का सोचा तो उसे तो मैं ही जिंदा नहीं छोड़ूंगी। धृति ने भी आदि के साथ मिलकर
देवांश से मजाक करते हुए कहा, अगर तुम भाई बहनों का मुझे मारने का पुराण खत्म हो गया हो तो चले, देर हो रही है हमें। देवांश ने उनसे चिढ़ते हुए कहा। वो दोनों और जोर से हंसने लगे तो देवांश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, जिसे देखकर दोनों ही एकदम चुप हो गए। जाह्नवी तेज कदमों से घर से बाहर निकलने लगी। देवांश भी आदि को घूरते हुए जाह्नवी के पीछे पीछे बाहर आ गया। जानता हूँ तू अपनी परेशानी मुझे कभी नहीं बताएगा, ना जाने क्यों सबके दुख में शामिल होने वाला अपना दर्द तक किसी से बयां क्यों नहीं करता, लेकिन चाहूंगा कि जो भी बात तुझे इतना परेशान कर रही है वो जल्दी से जल्दी खत्म हो और तू अपनी नई जिंदगी नए सिरे से शुरू करें, जिसमें सिर्फ और सिर्फ खुशियां ही खुशियां हो। आदि ने मन ही मन कहा और अपने काम में लग गया। हाँ हाँ, बस वही काम, नैना से सारा दिन फोन पर बातें करना। जाह्नवी चुपचाप आकर गाड़ी में बैठ गई। देवांश आकर ड्राइवर सीट पर बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। दृष्टि ने अगले ही पल उसके गियर बॉक्स वाले हाथ पर अपना हाथ रख दिया और देवांश की तरफ देखते हुए बोली, आप नाराज तो नहीं है ना मुझसे? तुमसे नाराज क्यों होऊंगा? जानता हूँ तुम दोनों सिर्फ मुझे चिढ़ाने के लिए मजाक ही कर रहे थे। देवांश ने उसे नॉर्मली जवाब दिया। उसका सवाल जवाब सुनकर दृष्टि के चेहरे के भाव एकदम से बदल गए। वो देवांश की तरफ बढ़ी और उसकी शर्ट को अपनी मुठ्ठियों में कसते हुए बोली, मजाक नहीं कर रही थी मैं। अगर आपने मुझे छोड़ने का सोचा भी तो ना ही मैं आपको जिंदा छोड़ूंगी और ना ही खुद जिंदा रहूंगी। आपको तबाह करके खुद भी फना हो जाऊंगी आपकी मोहब्बत में। दृष्टि ने जिस गुस्से और जुनूनियत से ये बात कही, देवांश को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये बात खुद दृष्टि ने कही है। उसने एक झटके से अपनी गाड़ी रोक दी और जाह्नवी की मुदलरियों पर अपने हाथ रखते हुए बोला, रिलैक्स मेरे बच्चे, रिलैक्स। मैं कभी तुम्हें छोड़ना तो दूर, तुम्हें छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मेरी बेजान सी जिंदगी को तुमने ही तो जीना सिखाया है। मेरे सीने में पत्थर बने दिल को अपने प्यार से धड़कना सिखाया है। नफरत में जल रहा था मैं, मुझे अपनी मोहब्बत में भिगोकर हंसना मुस्कुराना तुमने ही तो सिखाया है। मैं तब तुमसे दूर जाने का सोचकर ही तड़प उठता हूँ। जीना भूल जाऊंगा मैं तुम्हारे बिना, सिर्फ कहने को ही अपनी धड़कन नहीं कहता तुम्हें। तुम मेरी धड़कन हो, तुम्हारे साथ और तुम्हारे लिए ही जीना है मुझे। ना मैं खुद तुमसे दूर जाऊंगा और ना ही तुम्हें जाने दूंगा। कहते हुए उसने उसका कपाल चूम लिया। जाह्नवी का सिर भारी होने लगा था। वो देवांश के कंधों पर झुकने लगी। देवांश उसे यूं देख कर परेशान होने लगा। उसने उसे सीट पर अच्छे से बिठाया और पानी की बोतल उसके मुंह से लगाकर उसे पानी पिलाने लगा। जब वो थोड़ी ठीक हुई तो देवांश ने गाड़ी दोबारा स्टार्ट कर दी। वो एक हाथ से ड्राइविंग कर रहा था और उसने दूसरे हाथ से जाह्नवी का हाथ पकड़ा हुआ था। दोनों ही थोड़ी देर में सिटी हॉस्पिटल के बाहर थे। गाड़ी से बाहर निकलकर जाह्नवी ने जैसे ही हॉस्पिटल की तरफ देखा, उसके पैर जम गए। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी एक कदम भी आगे बढ़ाने की। उसके हाथ पैर कांपने लगे। देवांश ने उसका हाथ पकड़ा और उसे देखते हुए बोला, डर क्यों रही हो बच्चे? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आपके साथ पर तो पूरा यकीन है, लेकिन मन में हो रही बेचैनियों का क्या कर? जाह्नवी ने मन ही मन कहा। देवांश ने उसे यूं खोए देखा तो उसके कंधे पर हाथ रखकर अपनी तरफ मुड़ते हुए बोला, क्या मेरी मोहब्बत आज तक तुम्हारे दर्द को भुलाने में कामयाब नहीं हुई? क्या मेरी मोहब्बत किसी की नफरत से हार गई? जाह्नवी उससे कहना तो बहुत कुछ चाहती, लेकिन उसका दिमाग एकदम से सुनना पड़ रहा था। वो उससे कुछ बोल ही ना पाई। उसे चुप देखकर देवांश को बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन फिलहाल उसे जाह्नवी को संभालना था, इसलिए उसने उसका हाथ पकड़ा और हॉस्पिटल के अंदर ले गया। देवांश ने डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट ले रखी थी। अपनी नई जिंदगी शुरू करने से पहले देवांश चाहता था कि एक बार जाह्नवी के सारे चेकअप अच्छे से हो जाए। वो जाह्नवी को लेकर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। उसे डर था कि कहीं भावनाओं में बहकर वो कुछ ऐसा ना कर दे जिससे जाह्नवी की सेहत के साथ खिलवाड़ हो जाए। देवांश डॉक्टर के केबिन में बैठा था।
जानवी के सारे टेस्ट हो चुके थे लेकिन वो अभी भी वार्ड रूम में ही थी। थोड़ी ही में डॉक्टर अपने केबिन में आया। उनके आते ही एक असिस्टेंट जानवी की सारी रिपोर्ट्स उन्हें दे गई। डॉक्टर ने सारी रिपोर्ट्स चेक की और फिर देवांश को देखकर बोले, देखिए मिस्टर देवांश, वैसे तो मिसेज मल्होत्रा काफ़ी हद तक रिकवर कर चुकी है लेकिन अभी भी शायद उन्हें थोड़ा मेंटल स्ट्रेस है जिसकी वजह से शायद वो अपनी मैरिड लाइफ स्टार्ट करने में थोड़ी अनकंफर्टेबल होगी और इसी वजह से उन्हें आगे जाकर कुछ सीरियस इश्यूज भी हो सकते हैं। मेरी माने तो आपको अभी भी उनसे थोड़ी दूरी बनाकर रखनी होगी। फिलहाल के लिए मैं उन्हें कुछ दवाइयाँ दे रहा हूँ, आप उन्हें थोड़ा वक्त और प्रॉपर ट्रीटमेंट दीजिए, वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। और एक सलाह और है आपके लिए, अगर आप माने तो आप कुछ दिनों के लिए एक पर्सनल लेडीज हेल्पर उनके लिए रख दीजिए जो कि मैं भी आपको इश्यू कर सकता हूँ। इससे भी उन्हें मेंटली रिकवर करने में थोड़ी मदद मिलेगी। डॉक्टर की बात सुनकर देवांश ने गहरी सांस छोड़ी और बोला, ठीक है, आप एक हेल्पर अपॉइंट कर दीजिए, अगर वो चाहे तो अभी हमारे साथ हमारे घर पर जा सकती हैं। ठीक है, मैं अभी सारी अरेंजमेंट करवा देता हूँ। जैसे ही उस डॉक्टर ने कहा, देवांश केबिन से उठकर वार्ड रूम की तरफ चला गया। मन में अलग ही बोझ सा लग रहा था। आज उसे ना जाने कितने ही इम्तिहानों से गुजरना बाकी था उनकी मोहब्बत को। देवांश के जाते ही डॉक्टर के केबिन में डॉक्टर के सामने टेबल पर रखे फ़ोन पर एक मैसेज फ्लैश हुआ जिसे पढ़कर उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। उस डॉक्टर ने किसी को फ़ोन किया और अपने केबिन में बुलाया। थोड़ी ही देर में एक लेडीज नर्स उस केबिन में आई और आते ही उस डॉक्टर की गोद में बैठ गई। डॉक्टर अपने हाथों से उसके चेहरे को छूते हुए बोला, तुम जानती हो ना वंदना, तुम्हें क्या करना है। उस लेडीज नर्स के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट तैरने लगी। वो अपनी जुल्फों के साथ खेलती हुई बोली, टेंशन मत लीजिए, वही होगा जो आप चाहते हैं, बस मेरी पेमेंट टाइम पर हो जानी चाहिए। पूरे कमरे में सिर्फ और सिर्फ अंधेरा छाया हुआ था। हल्की सी लाल रोशनी में एक इंसान का चेहरा हल्का हल्का दिखाई दे रहा था। उसके आसपास कई तरह के खाली इंजेक्शंस, दवाइयों की शीशियां, शराब की बोतलें और जली हुई सिगरेट्स पड़ी थी। पूरे कमरे में शराब और सिगरेट की बदबू फैली हुई थी। उसके हाथ में एक फ़ोन था जिसमें जानवी की तस्वीर थी। उसने उस तस्वीर पर हाथ फेरा और गर्दन झटक करे एक व्यंग भरी मुस्कान मुस्कानते हुए बोला, बस कुछ दिन और बस कुछ दिनों की ही दूरी बाकी है, उसके बाद तुम खुद ब खुद मेरे करीब आ जाओगी। उस इंसान का हाथ कांप रहा था। वो तस्वीर को देखते हुए बोला, देखो कैसे तड़प रहा हूँ मैं तुम्हारे बिना, लेकिन तुम्हें मेरी तड़प का कोई एहसास ही नहीं। तुम्हें तो बस हर पल वो देवांश मल्होत्रा ही दिखाई देता है, लेकिन अब से तुम सिर्फ मुझे महसूस करोगी। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मैं ही दिखाई दूंगा। उस देवांश मल्होत्रा से तुम्हें दूर करके सिर्फ उसकी मोहब्बत ही नहीं, उसका सब कुछ छीन लूंगा मैं। जितना प्यार मैं तुमसे करता हूँ उतनी ही नफरत उससे करता हूँ। जैसे मैं तुम्हारे लिए तड़प रहा हूँ वो भी तड़पेगा। बहुत घमंड है ना उसे अपनी दौलत शोहरत का, अपने नाम और रुतबे का। अब बहुत जल्द वो मेरे सामने रोएगा, गिड़गिड़ाएगा। तुम उसके सामने ही मेरी बाहों में होगी। मैं तुम्हें जी भर कर प्यार करूंगा और वो देवांश कुछ भी नहीं कर पाएगा। कहते हुए उसने जानवी की तस्वीर को अपने होठों से चूम लिया। अंडस्को 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 अंडस्को। डॉक्टर के केबिन से निकलकर देवांश सीधा जानवी के पास वार्ड रूम में गया। जानवी वहां पर उसी का इंतजार कर रही थी। वो देवांश को देखते ही उसके सीने से लग गई और बोली, प्लीज चलिए अब यहाँ से। घर पर आप दवायाँ कम देते हैं जो अब यहाँ दवायाँ और इंजेक्शन लगवाने आ गए हैं। मेरे बच्चे, ये सब जरूरी था। तुम्हें अच्छे से शादी एंजॉय करनी है ना, तो उसके लिए पूरी तरह से फिट एंड फाइन तो होना ही पड़ेगा। बस ये सब उसी के लिए ही हो रहा है। देवांश ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, आपको डॉक्टर ने अपने केबिन में बुलाया है।
एक नर्स ने आकर उन्हें कहा तो दोनों एक दूसरे से अलग हुए। जाह्नवी का हाथ थामकर देवांश डॉक्टर के केबिन की तरफ बढ़ गया। डॉक्टर के केबिन में डॉक्टर के अलावा एक नर्स भी खड़ी थी। उन्हें देखकर उस डॉक्टर ने इशारा किया और देवांश से बोले, ये है मिस वंदना। आज के बाद ये मिसेज मल्होत्रा के साथ ही रहेंगी, उनकी सेहत का पूरा ध्यान रखेंगी। डॉक्टर की बात सुनकर जाह्नवी ने हैरानी से देवांश की तरफ देखा। मैं ठीक हूँ, अब मुझे किसी भी दवाई और किसी की भी हेल्प की जरूरत नहीं है। फिर ये सब क्यों? उसने चिढ़ते हुए देवांश से पूछा। बेटा जरूरी है इसलिए तो ये सब कर रहा हूँ, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? देवांश ने उसका हाथ थामते हुए कहा। आप पर तो खुद से भी ज्यादा भरोसा है, लेकिन अब इन सब दवाइयों से चिढ़ होने लगी है मुझे। देख रहे हैं ना, मुझे अच्छी तरह से चल फिर सकती हूँ, कहीं भी जा सकती हूँ, पूरी तरह से ठीक हूँ मैं। बस कुछ दिन और उसके बाद तुम्हारी ये सारी दवाइयाँ बंद हो जाएगी। देवांश ने जाह्नवी की बात को बीच में काटते हुए ही कहा। सिर्फ थोड़े दिनों के लिए मेरी बात मान लो ना बच्चे, प्लीज, उसने प्यार से कहा तो जाह्नवी ने मन मारकर अपनी मंजूरी दे दी। दोनों गाड़ी में बैठकर थोड़ी देर बाद ही वंदना के साथ गाड़ी में बैठकर घर के लिए निकल गए। वंदना जो गाड़ी में पीछे वाली सीट पर बैठी थी, उसके फोन पर एक मैसेज फ्लैश हुआ। उसने मैसेज खोलकर देखा, ध्यान रहे अपना काम बहुत सफाई से करना है तुम्हें, किसी को भी तुम पर शक नहीं होना चाहिए। थोड़ी ही दिन बचे हैं, इन्हीं दिनों में तुम्हें अपना काम पूरा करना है। डोंट वरी, वंदना अपना कोई भी काम कभी बीच में नहीं छोड़ती, ये काम भी अपने टाइम पर कंप्लीट हो जाएगा। उसने मैसेज टाइप किया और उसी नंबर पर सेंड कर दिया। एक शातिर सी मुस्कान उसके चेहरे पर आई, लेकिन उसने जल्द ही अपने चेहरे के भाव नॉर्मल कर दिए। देवांश और जाह्नवी दोनों थोड़ी ही देर में घर पहुंच गए थे। उनके साथ वंदना को देखकर एक बार तो सब हैरान हुए, लेकिन देवांश ने उन्हें समझा दिया कि इस वक्त डॉक्टर ने यही राय दी है कि जाह्नवी को इस वक्त पूरी केयर की जरूरत है, इसीलिए थोड़े दिन वंदना उनके साथ ही रहेगी। रंजना जी ने उसे मना किया कि नर्स की क्या जरूरत, जब हम सब लोग जाह्नवी के साथ ही तो हैं। पर देवांश ने उन्हें कहा कि शादी के घर में कई जिम्मेदारियां होती है और यहाँ तो दो शादियां हैं, इसलिए जिम्मेदारियां और भी ज्यादा बढ़ गई है। इसलिए आप बस शादी की तैयारियां कीजिए, जाह्नवी का ध्यान वंदना और मैं मिलकर रख लेंगे। उसके आगे रंजना जी कुछ कह ही नहीं पाई। देवांश ने रंजना को अलग रूम में रुकवा दिया और खुद जाह्नवी के साथ उसके रूम में चला गया। जाह्नवी का सिर फिर से भारी होने लगा था, वो बार बार अपने सिर पर हाथ लगाए जा रही थी। उसे इस तरह परेशान देखकर देवांश ने उसे बेड पर बिठाया और उसके चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए बोला, क्या हुआ बच्चे, कुछ परेशानी है क्या? जाह्नवी ने अचानक से उसके हाथों को झटक दिया और खींचते हुए बोली, मेरा सिर दर्द हो रहा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। उसके इस तरह हाथ झटकने से देवांश एकदम चौंक गया। उसने दोबारा से जाह्नवी का चेहरा अपने हाथों में लिया और बोला, कोई बात नहीं, अभी दवाई दे देता हूँ, थोड़ी देर में दर्द ठीक हो जाएगा, दवाई लेकर थोड़ी देर रेस्ट कर लेना। जाह्नवी ने उसके हाथ फिर से झटक दिए और बोली, मुझे कोई दवाई नहीं लेनी, मुझे बस थोड़ी देर आराम करना है, प्लीज आप मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। बच्चे, बिना दवाई के सिर दर्द ठीक कैसे होगा? देवांश ने उसे समझाते हुए कहा। इस वक्त जाह्नवी के व्यवहार से ज्यादा उसे उसके सिर दर्द की चिंता थी, इसलिए अब उसने अपने हाथ नीचे ही रखे और जाकर दवाइयों के बॉक्स में से सिर दर्द की दवा और पानी उठाकर ले आया। उसने जैसे ही जाह्नवी के आगे दवाई और पानी का गिलास किया, जाह्नवी ने वो दवाई और पानी का गिलास दोनों ही उससे लेकर फेंक दिए और चीखते हुए बोली, आपको समझ नहीं आता क्या? एक ही बात कितनी बार बोलूं? मुझे कोई दवाई नहीं चाहिए, मुझे बस थोड़ी देर आराम करना है, आप बस मुझे अकेला छोड़ दीजिए। इतनी छोटी सी बात आपके समझ में क्यों नहीं आ रही? उसके इतने रूखे बिहेवियर से देवांश एकदम हक्का बक्का रह गया। उसने जाह्नवी को कंधों से पकड़ना चाहा, लेकिन उससे पहले ही जाह्नवी ने उसके हाथों को बीच में ही रोक दिया और अपने हाथ जोड़ते हुए बोली, प्लीज लीव मी अलोन, प्लीज। उसे यूं देखकर देवांश एकदम सुन्न रह गया, उसकी आंखों में नमी आ गई। उसने धीरे से कांपते होठों से कहा, बच्चे। अभी वो और कुछ बोला भी नहीं,
उससे पहले ही जानवी वहां से खड़ी हुई और बोली, ठीक है, आपको नहीं जाना तो मैं ही चली जाती हूँ। जैसे ही वो आगे बढ़ने को हुई, देवांश ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम यहीं पर रेस्ट करो, मैं यही रूम के बाहर ही हूँ, जब भी मेरी जरूरत हो बस एक आवाज लगा देना। उसके यूं रोकने से जानवी रुक गई और जाकर बेड की एक तरफ मुंह फेरकर लेट गई। देवांश उम्मीद भरी नजरों से उसे ही देख रहा था कि शायद वो उसे ना जाने दे, अपने पास ही रोक ले और कहे कि मुझे तो बस आपके ही आगोश में आराम मिलेगा, लेकिन देवांश को खड़े हुए 5 मिनट हो गए थे। जानवी ने एक बार भी पीछे मुड़कर उसे नहीं देखा। हारकर देवांश भारी कदमों से कमरे के बाहर आ गया। वो उस रूम के बाहर लगे सोफे पर ही जाकर लेट गया। जानवी के इतने रूखे बिहेवियर से वो बहुत हट था, लेकिन वो अभी भी खुद को यही समझा रहा था कि शायद ज्यादा दर्द होने की वजह से जानवी इस तरह कर रही थी। मन में कई उधेड़बुन चल रही थी। यूं ही कुछ सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। तान्या अपने रूम में बैठी सोच रही थी कि कैसे वो देवांश और जानवी को अलग करें। वो किसी भी कीमत पर देवांश की शादी जानवी से नहीं होने देना चाहती थी कि तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया। उसने मैसेज चेक किया तो उसमें लिखा था, जो तुम चाहती हो वो तुम्हें मिल सकता है। कब और कैसे, तो अभी होटल हेवन ब्लू में आकर मिलो। तान्या वो मैसेज पढ़कर हैरान रह गई कि इस तरह कौन उसे मैसेज कर सकता है और कैसे किसी को ये पता है कि इस वक्त वो क्या चाहती है। उसने बहुत सोचा और आखिर में अपना पर्स उठाकर अपनी गाड़ी से होटल ब्लू हेवन के लिए निकल गई। थोड़ी देर बाद ही देवांश को अपने सीने पर कुछ भार महसूस हुआ। उसने आंखें खोलकर देखा तो जानवी उसके सीने पर सिर रखकर सोफे पर अधलेटी हुई थी। देवांश ने उसके सिर पर हाथ रखकर पूछा, बच्चे अब दर्द कैसा है? ठीक है, जानवी ने धीरे से ही कहा। देवांश को अपने सीने पर कुछ गीला गीला महसूस हो रहा था। उसने जानवी को ऊपर किया और खुद उठकर बैठ गया। जानवी की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी जो उसकी शर्ट को भी भिगो रही थी। उसने उसकी आंखें साफ की और बोला, बच्चे रो क्यों रही हो? तुम अभी भी दर्द ठीक नहीं हुआ क्या? तुम कहो तो अभी हॉस्पिटल चल पड़ते हैं। ये आंसू उस दर्द की वजह से है जो मैंने आपको दिया है। पता नहीं मुझे अचानक से क्या हुआ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या कह रही हो, किससे कह रही हूँ और क्यों कह रही हूँ। नाराज है ना आप मुझसे? प्लीज अपने बच्चे को माफ कर दीजिए। कहते हुए वो उसके सीने से दोबारा लग गई। मैंने कहा है ना तुमसे कि मैं तुमसे कभी नाराज हो ही नहीं सकता। कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। अब तो मेरा बच्चा ठीक है ना, मुझे इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। वैसे भी बीवी हो तुम मेरी, और बीवियां तो पतियों को कमरे से तो क्या घर से भी बाहर निकाल सकती है। कहते हुए वो हल्के से मुस्कुरा दिया। उसकी मुस्कुराहट में छिपा दर्द की जानवी अच्छे से महसूस कर पा रही थी। उसकी आंखें अभी भी नम थी। देवांश ने उसे अपने सीने से अलग किया और बोला, चलो कहीं बाहर चलते हैं, हम दोनों का मूड भी अच्छा हो जाएगा और कुछ शॉपिंग भी हो जाएगी। ठीक है, मैं अभी रेडी होकर आती हूँ, जानवी ने मुस्कुराकर कहा और तैयार होने के लिए कमरे में चली गई। शायद डॉक्टर सही कह रहे हैं, इस वक्त तुम कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस ले रही हो। कोशिश करूंगा कि तुम्हें खुश रखूं, तुम्हें बिल्कुल भी हट ना करूं, तुम्हें हर खुशी दो ताकि तुम जल्दी ही ठीक हो जाओ और हम अपनी न्यू लाइफ जल्दी ही स्टार्ट करें। अब मुझे तुम्हारा और अच्छे से ध्यान रखना होगा, उसने मन ही मन कहा। थोड़ी ही देर में जानवी तैयार होकर आ गई। दोनों गाड़ी में बैठकर निकल गए। पीछे वंदना उन्हें जाते देखती रह गई, जो जानवी के कमरे में उसकी दवाएं और खाना लेकर जा रही थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। वो वापस अपने कमरे में चली गई। थोड़ी ही देर में जानवी और देवांश एक ज्वेलर्स शोरूम में थे और जानवी के लिए ज्वेलरी पसंद कर रहे थे। जानवी को तो कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन देवांश सभी डिजाइन्स और सब कलेक्शन अच्छी तरह से देख रहा था। उसके आगे ज्वेलरी बॉक्स के ढेर लगे हुए थे। उसने जानवी के लिए काफी सारी ज्वेलरी पसंद कर ली थी। इतनी भारी भारी और कीमती ज्वेलरी देखकर जानवी का सिर चकराने लगा था। वो देवांश को देखकर बोली, आपको पता है ना मुझसे ये सब नहीं पहना जाएगा, फिर भी आप इतना सब ले रहे हैं। बस कीजिए ना, बहुत हो गई शॉपिंग, अब हम लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। प्लीज
ठीक है, पहले सब कुछ फाइनल तो कर दूं। देवांश ने जाह्नवी की जल्दबाजी को देखते हुए जवाब दिया और दोबारा ज्वेलरी देखने लगा। जाह्नवी बोर हो रही थी इसलिए वो वहां से उठकर दूसरे कोने पर चली गई और इधर उधर देखने लगी। देवांश ने सामने खड़े असिस्टेंट को नोज रिंग लाने के लिए कहा। वो मन ही मन जाह्नवी को नोज रिंग पहनाने का सोच रहा था। वैसे तो जाह्नवी उसे हर रूप में पसंद थी, पर कभी कभी वो सोचता कि अगर जाह्नवी ने नोज रिंग पहनी होती तो और भी ज्यादा खूबसूरत लगती। सॉरी सर, बट आप जिस मैम के लिए ज्वेलरी पसंद कर रहे हैं उन्होंने नोज पियर्सिंग नहीं करवाई हुई है। आप कहे तो अभी हम उनकी नोज पियर्सिंग करवा देते हैं, सिर्फ 5 मिनट ही लगेंगे। सामने खड़ी असिस्टेंट ने जवाब दिया। ओह, बट उसमें तो काफी दर्द होगा ना? देवांश ने कुछ उदास होते हुए पूछा। जी सर, थोड़ा बहुत तो होगा। ओके सर कहकर असिस्टेंट वहां से चली गई। देवांश भी जाकर बिल काउंटर पर खड़ा हो गया। जब देवांश पेमेंट करके फ्री हुआ और पीछे मुड़ा, जाह्नवी को एकदम अपने सामने देखकर हैरान रह गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ये तुमने। उसने सिर्फ इतना ही कहा, बदले में जाह्नवी उसे देखकर मुस्कुराती रही। जब देवांश पेमेंट करके फ्री हुआ और पीछे मुड़ा, जाह्नवी को एकदम अपने सामने देखकर हैरान रह गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ये तुमने। उसने सिर्फ इतना ही कहा, बदले में जाह्नवी उसे देखकर मुस्कुराती रही। जाह्नवी का चेहरा बिल्कुल बदला बदला लग रहा था। खूबसूरत तो वो पहले ही बहुत थी, लेकिन अब उस खूबसूरती पर 4 चांद लग गए थे। उसने अपने नाक में नोज रिंग पहनी हुई थी। देवांश उसके पास आया। इस वक्त उसकी आंखें नम हो चुकी थी। वो उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए वो बोला, ये तुमने मेरे लिए पहना ना? बहुत दर्द हुआ होगा ना? आपके प्यार के आगे तो कोई भी दर्द मायने नहीं रखता। ये तो फिर भी एक सुई लगवाने जितना दर्द था। आपको कहते सुना कि आप मेरे लिए ये लेना चाहते थे तो बस पहन लिया। उसने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। लेकिन फिर भी क्या जरूरत थी? देवांश अभी भी भावुक था। जरूरत थी, क्योंकि मैं बिल्कुल वैसे ही दिखना चाहती हूँ जैसे आप मुझे देखना चाहते हैं। खुद के लिए नहीं, आपके लिए खुद को संवारना चाहती हूँ। जब भी मैं आईने के सामने खड़ी हूँ, अपनी आंखों में वो नूर देखना चाहती हूँ जो आपके लिए सजने पर मेरी आंखों में बसा होगा। जब श्रृंगार आपके नाम का है तो पसंद भी तो आपकी ही होनी चाहिए, और मैं तो वैसे भी बहुत लकी हूँ इस मामले में, मुझे तो अपने लिए कुछ सोचना ही नहीं पड़ता। मेरा खाना पीना, दवाएं, कपड़े, ज्वेलरी, जरूरत की हर चीज का आप इतना ध्यान रखते हैं। आप ही काफी हैं हम दोनों का सोचने के लिए। जाह्नवी मुस्कुराते हुए बोली। देवांश ने हल्के से उसका माथा चूम लिया और बोला, खुशकिस्मत तो मैं हूँ जो मेरे हिस्से तुम्हारी मोहब्बत आई। दोनों वहां से लॉन्ग ड्राइव के लिए निकल गए। तान्या ने अपने घर के बाहर आकर स्पीड से गाड़ी रोकी और सीधा अपने कमरे में चली गई। अपने कमरे में आकर वो बेड पर लेट गई और फिर हंसते हुए बोली, वाह, मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। मैं बेकार में ही इतनी टेंशन ले रही थी कि उस 2 कौड़ी की लड़की को अपने देवांश की जिंदगी से बाहर कैसे निकालूंगी। यहाँ तो उसीर और मजनू के और भी बहुत से दुश्मन हैं। मैंने इतनी कोशिशें की उन दोनों को दूर करने की, पर मेरी एक भी कोशिश कामयाब नहीं हुई। लेकिन असली मजा तो अब आएगा। अब तो ऐसा खेल खेला जाएगा कि देवांश भी मेरा होगा और जाह्नवी भी उसकी लाइफ से चली जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। उसके बाद मैं राज करूंगी देवांश की जिंदगी पर भी और उसकी प्रॉपर्टी पर भी, कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगी। एक दूसरे का हाथ थाम रोमांटिक म्यूजिक सुनते हुए एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर देवांश और जाह्नवी दोनों घर पर वापस आ गए थे। जाह्नवी ने आकर सारी ज्वेलरी रंजना जी को दिखाई। देवांश ने सबके लिए कुछ ना कुछ पसंद किया था। सब अपना अपना गिफ्ट देखकर बहुत खुश थे। रात को डिनर करने के बाद सब अपने अपने रूम में चले गए। जाह्नवी भी अपने रूम में आ गई। हालांकि देवांश अलग रूम में रुका हुआ था, लेकिन वो भी जाह्नवी के पीछे पीछे उसके कमरे में ही आ गया। जब वो कमरे में आया, वंदना उसे दवाएं दे रही थी। देवांश को अपने सामने देखकर वो एकदम से सहम गई। उसे पसीना आने लगा था, लेकिन जल्द ही उसने अपने आप को नॉर्मल किया और जाह्नवी को दवाएं खिलाने के बाद बाकी की सारी दवाएं अपने साथ लेकर वहां से चली गई।
उसके जाने के बाद देवांश जानवी के पास आया और उसे अपनी बाहों में भरकर बोला, दोपहर का हिसाब मैं अब तुमसे पूरा करूंगा। जितना तुमने मुझे दोपहर में तड़पाया था अब मुझे उसकी सारी भरपाई चाहिए। जानवी ने भी उस पर अपनी बाहें कस ली और मुस्कुराते हुए बोली, बताइए कैसे भरपाई होगी, उस गलती थी। देवांश ने उसे कमर से पकड़ा और यूं ही अपने पैरों पर उसके पैर रखकर दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। जानवी उसकी इस हरकत पर सिर्फ मुस्कुरा रही थी। उसे मुस्कुराते देख देवांश बोला, दिन में तुमने मुझे खुद से अलग किया था ना, अब तुम्हारी सजा यही है कि मैं तुम्हें खुद से एक पल भी दूर नहीं होने दूंगा। ये मेरे लिए कोई सजा नहीं बल्कि मेरी खुशकिस्मती है कि मैं हर पल आपके साए में जीऊं। जानवी ने उसके नाक से नाक रगड़ते हुए कहा। उसने अपनी बाहें देवांश की गर्दन पर कस दी। देवांश ने दरवाजा बंद किया और उसे यूं ही अपने पैरों पर उसके पैर उठाए वापस बेड की तरफ आ गया। बेड पर बैठकर जानवी ने अपने कपड़ों की तरफ इशारा किया तो देवांश ने अपनी भौहें उचकाकर पूछा, क्या हुआ? तो जानवी बोली, मुझे कपड़े भी चेंज करने हैं। उसकी तरफ देखकर शरारती मुस्कान मुस्कुराते हुए देवांश ने जानवी को अपनी गोद में उठा लिया और वॉशरूम की तरफ लेकर बढ़ गया। आप अपने कपड़े बाहर ही भूल आए हैं, जानवी ने उसकी गोद में ही उसकी तरफ देखकर कहा। देवांश ने वॉशरूम की एक साइड पर रखे कपड़ों की तरफ इशारा किया और बोला, मैंने सारी तैयारियां पहले ही कर ली है, तुम्हारा एक भी बहाना नहीं चलेगा। कहते हुए उसने जानवी को नीचे उतार दिया। मैं अपने कपड़े खुद चेंज कर लूंगी, प्लीज आप बाहर जाइए ना, जानवी ने उससे थोड़ी दूर होते हुए कहा। बिल्कुल नहीं, मैंने तुम्हें कहा ना कि मैं तुम्हें छोड़कर एक पल के लिए भी कहीं नहीं जाऊंगा, तो मतलब कहीं भी नहीं जाऊंगा।